ओके, आ गए हैं सब धुरंधर बच्चे। सो हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट। सो आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम के लिए हम कहाँ गायब हो गए थे। एक्चुअल में गायब नहीं, हम अपने इस रूम को डिजिटाइज करने गए थे। हमने इस रूम का नए सिरे से सब कुछ सेटअप किया है। ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। प्रॉपर डिजिटाइज है हमारा एक क्लासरूम। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट लेक्चर जहां पे मिस हुआ था वहीं से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस मूव ऑन। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। इसमें कहा गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल बताए गए हैं। हमें याद है रूट्स अगर इक्वल होते थे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता था। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो। और मुझे उम्मीद है अब तक आपने बी, ए और सी इन सबको आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता था, एक्स का कॉफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट टर्म में सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसकी जगह अगर मैं के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के प्लस 4 इंटू वन इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो के स्क्वायर प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ के माइनस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। सो सिंप्लीफाई किया और ये बन जाता है के स्क्वायर 2k माइनस 4k दैट इज माइनस 2k माइनस 16 प्लस वन माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। अरे वाह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने चले थे, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोई नहीं, करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। 15 के फैक्टर चाहिए माइनस 15 के सच दैट सम माइनस टू आए। एक चौथी क्लास का बच्चा भी बता दे कि इसकी जगह -5k प्लस 3k लिख लो और ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सॉल्व तो लग रहा है मुझे हो जाएगा। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरे पास फाइनली k की वैल्यू आ जाएंगी। दो वैल्यूज आएंगी, एक भी नहीं, दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास। एंड यस, दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को एक बार जल्दी से। वैल्यू आ जाती है -3 और k की वैल्यू आ जाती है +5। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया इसमें। क्या दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं? यस, दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। दोनों में से कोई भी वैल्यू गलत नहीं। k की वैल्यू या तो -3 आ जाती है या k की वैल्यू 5 आ जाती है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, हटा। अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। यस, यहीं पे लिखा हुआ था, छुपा हुआ था नीचे ही। तो देखो, अब इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ कोई इक्वेशन है, दूसरी भी इक्वेशन है, तो इन दोनों ही वैल्यूज को x की सेम वैल्यू सेटिस्फाई करती है। कहने का मतलब क्या है? चलो जी, दूसरी वाली इक्वेशन तो वैसे भी लीनियर इक्वेशन है, सीधे सीधे सॉल्व की जा सकती है। पहले तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 5x इक्वल्स टू -9 एंड x विल बी इक्वल्स टू -9/5। अरे वाह, x की वैल्यू सॉल्व कर ली। अब क्योंकि मेंशन्ड है, आंख खोल के अपने चारों तरफ ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है। सेम वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। और अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मैं इसे x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं। 5 एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया -9/5 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पुट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट करना, एक्स को हटाओ और -9/5 जो उसकी वैल्यू आई है उसे पुट करो, प्लस 9 प्लस 4p इंटू -9/5 प्लस 2p इक्वल्स टू 0।
simplify, simplify and simplify. Yes, now we are getting somewhere. So प्लस का नहीं माइनस का साइन आएगा, माइनस 81/5 माइनस 36/5p और प्लस का 2p तो है ही। तो जो बेकार की बातें हैं जो कैंसिल हो रही हैं उन्हें हटा दो। 81/5 मुझे इंस्टेंट रियलाइज हुआ, होता है ना इंस्टेंट रियलाइजेशन, कि ये तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया और मैं इसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देख सकते हो एक प्लस का एक माइनस का है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाता है -36p प्लस 10p, एलसीएम लेने के बाद ये 10p बन गया और जो कैंसिल हो रहा है उसे हटाओ, जो बची हुई वैल्यूज हैं उन्हें लिख लो। तो -36p प्लस 10p दैट इज -26p/5 इक्वल्स टू 0। अरे हमने इस पे ध्यान दिया और समझ आया कि p की वैल्यू तो 0 आ गई, मतलब खुदा पहाड़ निकली चाहिए। p की वैल्यू निकालने चले थे, p 0 आ गया। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। अच्छे क्वेश्चन हमें निकालने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। एक और निकाल लिया, देखो मतलब क्वेश्चन छुपा रखे हैं हमने। इफ -4 is a root of this quadratic equation, देखो मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे यहाँ 2 लिखना था और यहाँ पे मुझे 2 लिखना था। अब सही, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी है। सो x² प्लस px-4 इसका भी रूट है और दूसरे इक्वेशन के लिए कहा गया है कि उसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल रूट्स हैं। अब यहाँ पे रूट है, कहने का मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि अगर मैं -4 को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। LHS RHS दोनों वैल्यूज आपस में सेम होंगी। चलो पुट कर देते हैं। पुट, देखो मैं आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, बट तो पता है मैथ्स इज अबाउट कैलकुलेशंस, मैथ्स इज अबाउट द मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। मैथ्स में फाइनल आंसर से मतलब नहीं होता। मैथ्स में वी हैव टू शो कि अगर मैं एक बात बोल रहा हूं तो वो कैसे आई है। तो इसलिए हमेशा ऑर्डर ऑफ राइटिंग, जिस फॉर्मेट में लिख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाता है -4 का स्क्वायर p इंटू -4 -4 इक्वल्स टू 0, that is 16 minus 4p minus 4 equals to 0। तो ये हो जाता है 12 is equals to 4p और 12/4 is equals to p। फाइनली अल्टीमेटली p की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। और ये तो बात हो गई p की वैल्यू 3 है, बट क्वेश्चन में p थोड़ी पूछा था। ध्यान दो, क्वेश्चन तो कुछ और पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू पूछी है तो k की वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को p की जो वैल्यू है ये से एक बार सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन बन क्या रही है। ये बन जाएगी x² प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब दोबारा एक कंडीशन गिवन है, मतलब कंडीशन फिर कंडीशन फिर कंडीशन, मजा ही आ रहा है पूरा। इक्वल रूट्स थे, दोबारा से वो डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब को ले आते हैं। d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b² -4ac 0
याद है, हमें पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -4 × 1 × k। ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। 9 = 4k एंड 9/4 = k। सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। k = 9/4। क्या पूछा था? k की वैल्यू पूछी थी। k की वैल्यू आ जाती है 9/4। तो कुछ इस तरीके के मजेदार क्वेश्चंस हैं। आपको पता है क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं वहां पे दे दूंगा, आप रिप्लाई कीजिए। आई विल चेक इट। मिस्टेक हुई तो मैं मिस्टेक के साथ रिप्लाई करूंगा, क्वेश्चन सही हुआ तो मैं अप्रिशिएशन के साथ रिप्लाई करूंगा। बट मेन थिंग इज ट्राई करें। चल, तो फिर एक छोटा सा बोनस पार्ट भी है, वो कैसे स्किप करोगे? स्टे ट्यून, बोनस पार्ट इज कमिंग। ओके सो अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं। देखिए, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास, उनका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है नेचर में। पैराबोलिक इन नेचर। अब गाइस, ये पैराबोला कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पैराबोला ये हमारे सामने एक नई टर्म आई है। तो पैराबोला के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं है, पत्थर ही फेंकना शुरू कर दिया हवा में, वहां भी मैथ्स लग रही थी। वो पत्थर जिस पाथ को फॉलो करेगा, द स्टोन विल फॉलो अ पाथ विच इज पैराबोलिक इन नेचर। ओके, रोलर कोस्टर राइड पे जाते हो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो वो जो कर्व ऑफ रोलर कोस्टर है, जो उसका पाथ है, दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। उसकी अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। आपने कुछ ऐसे फाउंटेन्स देखे होंगे, कुछ ऐसे फवारे देखे होंगे, जहां वाटर एक स्लॉट से स्टार्ट होते हुए दूसरे स्लॉट में एंटर होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं उसे साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें। वो पैराबोलिक है नेचर में। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ नेचर में पैराबोलिक होते हैं। अरे, ये तो बड़ी मजेदार बात है। अब इस पैराबोला में भी एक इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 थी। यहां पे इस a का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a a will determine whether the curve is upward opening or downward opening। अब ये क्या नई बात आ गई, मतलब इतनी बात कम थी जो हमारे सामने एक और बात। ये टोटली बोनस पार्ट है। ये 11th क्लास में फुल डिटेल में पढ़ोगे, 10th क्लास में ये बोनस है। डाउनवर्ड ओपनिंग कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा इतना मतलब है, लेट सपोज मेरे पास कोई पैराबोला है, वो अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड ओपनिंग, यानी कि उसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन होगा, इसे माउथ बोलते हैं। ये जो मैं यहाँ पे इस पोर्शन को, दिस इज नोन एज माउथ ऑफ पैराबोला, हंसने की शेप। ठीक, सो हंसते रहिए और पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते रहिए। सो पैराबोला क्या कह रहे हो, उदास? चलो, उदासी में भी पैराबोला है, तो वो डाउनवर्ड ओपनिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए, किसी भी पैराबोला को मैं अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग बोलता हूँ। ये वाला पैराबोला डेफिनेटली इट इज अपवर्ड ओपनिंग। इसकी कंडीशन क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू
ये पॉजिटिव होनी चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अगर a की वैल्यू 0 है तो ये पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, इंक्रीजिंग इन नेचर। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। क्या कह रहे हो, a की वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा? सोच के देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी वो? मुझे तो नहीं लगता। a की वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हट जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। तो अपवर्ड ओपनिंग a ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड ओपनिंग a लेस देन 0, और डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ये कितने सॉल्यूशंस आए हैं वो हमने चेक किया था डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे। अब उसे ग्राफिकली मैं कैसे समझ सकता हूं? देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, हमें पता है ये इमेजिनरी कंडीशंस की रूट होती है, यानी कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। सो इमेजिनरी रूट्स आते थे इसके, और अगर इमेजिनरी रूट्स है, x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, तो अगर अपवर्ड ओपनिंग हुआ तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ऊपर ही रह जाएगा। अगर डाउनवर्ड ओपनिंग हुआ तो भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तब भी वो नीचे ही रह जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से समझना। a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड ओपनिंग के लिए, एंड a लेस देन 0, तो ये एक्स एक्सिस को बिना टच करे, ऊपर वाला ऊपर रह गया और नीचे वाला नीचे रह गया। ठीक है, कंडीशन तो एक और पड़ी थी। क्या कंडीशन पड़ी थी? कहाँ जा रहा है, हमें तो यहाँ आना था। कंडीशन एक और पड़ी थी, उस कंडीशन का ये कहना था, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाती है, रियल एंड इक्वल रूट्स, बहुत क्वेश्चंस करें इसके ऊपर आज, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इसका पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाएगा। जो हमारे पास रूट है वो सिर्फ एक ही रूट आएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग, वो भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाएगा, क्योंकि एक ही रूट आना है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई कर्व क्रॉस करता है उतने ही उसके सॉल्यूशंस आते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट टचिंग द सर्कल, टचिंग द एक्स एक्सिस। तो ऐसे में इसे हम बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड कंडीशन और थी हमारे पास। थर्ड कंडीशन क्या थी? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। नाइस, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, रियल बट नॉट रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग रूट्स, नॉन रिकरिंग रूट्स। अच्छा, ये पैराबोला अभी तो बताया, जितने रूट्स उतने ही उसके सॉल्यूशंस। रिकरिंग की स्पेलिंग चेक कर लेना गाइस। तो ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच करते हुए पास होगा। ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसी वजह से हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो दो रूट्स आएंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं क्योंकि हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को पढ़ सकता हूं, पैराबोला के बारे में बात कर सकता हूं। और अभी के लिए तो चैप्टर में फिर इतना ही है। ये ओवरऑल हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये है।
चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। मैथ अपनी प्रॉब्लम मतलब हमारे ऊपर डाल रखी है, तो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा क्वेश्चंस करते रहिए। कुछ ना हो करने के लिए तो कुछ क्रिएटिव ढूंढ लीजिए, क्योंकि लाइफ शुड बी इंटरेस्टिंग। लाइफ डल और बोरिंग किसी को पसंद नहीं है, तो अपने आसपास क्रिएटिविटी अपने आप ही जनरेट करनी पड़ेगी। चलिए, सो एंजॉय द डे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।